नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भरी स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार की एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी दोस्तों को प्रणाम। तो आप लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़िए। हां जी, क्लास बिल्कुल होगी प्यारे दोस्त, बिल्कुल होगी क्लास। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। एक बार मैं आपके कमेंट्स थोड़े से बड़े करवा देती हूं, जिससे मैं इजीली आपके कमेंट्स जो हैं वो विजिबल कर पाऊं। ठीक है, चलो जल्दी से आओ, जल्दी फटाफट से सभी दोस्त आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाओ। उसके बाद अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। तो भाई हां, कोशिश करते हैं इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आगे ले जाने की। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सेल ऑर्गेनल। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कोशिकांगों के बारे में। तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बहुत से कोशिकांग पढ़ाए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे कोशिकांगों को फिर से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसके साथ दोस्तों, केंद्र के साथ। तो आज की क्लास का जो पहला कोशिकांग होगा वो होगा केंद्र, यानी न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। तो आइए बात करते हैं हम लोग केंद्र की, यानी कि न्यूक्लियस की। आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है, एक बार बताइए। आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है क्या? जल्दी से बताओ। हेलो, हां जी, आवाज सभी बच्चों तक आ रही है ना? क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने आवाज वैसे तो बढ़िया आ रही है, फ्रीक्वेंसी जो है, लेकिन हां बिल्कुल सही आ रही है, क्लियर। चलो तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं केंद्र की। सबसे पहला पॉइंट आपको पूछा जाता है कि केंद्र की खोज किसने करी। ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी दोस्तों। तो जब हम लोग केंद्र की खोज की बात करते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसको खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन के सर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि केंद्र को किसने खोजा था, तो आप बताते हो रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कोशिका को खोजा था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले केंद्र की खोज करी थी। ये चीज आप लोग याद रखोगे। भाई केंद्र जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पहला पॉइंट तो हमने खोज के लिए लिख लिया है, पहला पॉइंट तो हमने डिस्कवरी का लिख लिया है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आप लोग कहोगे कि इसे कोशिका का मास्टर क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कई जगह मास्टर या कई जगह मस्तिष्क भी लिखा आ सकता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ना। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं, और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जैसे आपकी पूरी बॉडी, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, अगर आपका मस्तिष्क खराब हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी जो है कंट्रोल हो जाएगी, कोई भी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से जो कोशिका होती है उसका जो मुख्य कोशिका या कोशिका का जो मास्टर पूरी कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो यही होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, यानी कि आप बताओगे केंद्र। तो आप लोग बताइए इसके लिए नोन एज, इसको क्या कहते हैं भाई, नोन एज मास्टर। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखा जाता है कि जगह ब्रेन ऑफ सेल, इसी को कहा जाता है कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क। अब ये कोशिका में सबसे बड़ा होता है, ये पॉइंट हमने कल की क्लास में लिख लिया था। अब इसमें केंद्र में क्या होता है, तो कोशिका विभाजन केंद्र में होता है। ये आपको पूछा जाता है पेपर में, कोशिका विभाजन जब कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है तो कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्र से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से कोशिका विभाजन शुरू होता है, केंद्र से शुरू होती है। तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहां से होती है, केंद्र से शुरू होती है। क्लियर, तो आप लोग बताओगे सेल डिवीजन स्टार्ट, सेल डिवीजन जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करती है, अपने दो हिस्से करती है, तो सबसे पहले केंद्र की जो डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन इज स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहां से होती है दोस्तों, केंद्र से होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। अब हम केंद्र दिखता कैसा है ये भी बताएं। तो जब हम कोशिका की बात करते हैं तो उस कोशिका के अंदर जो आपको केंद्र नजर आता है कुछ इस तरीके का ये होता है केंद्र। तो एक कोशिका के अंदर आपको केंद्र इस तरीके का नजर आता है। इस केंद्र के अंदर ये जो आपको धागे धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिन। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। तो ये भी पूछा जाता है कि केंद्र में धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं, धागे के समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो केंद्र में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई धागा होता है ये वैसी संरचनाएं हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है केंद्र के अंदर। अच्छा मैम, ये धागे की जैसी संरचनाएं क्या करती हैं, कोई बच्चा बता पाएगा कि केंद्र में ये धागे की जैसी संरचनाएं क्या काम करती हैं। जल्दी से बताओ, केंद्र में धागे की जैसी संरचनाओं का क्या काम होता है। भाई इन धागे जैसी संरचनाओं को कहते हैं क्या है, अभी मैंने कहा इनको क्रोमेटिन कहते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन मैंने लिख दिया क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। इनको हम लोग क्रोमेटिन, इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन हाँ गुणसूत्र बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो यही क्रोमेटिन आगे चलकर क्या करेंगे, गुणसूत्र को बनाने का काम करेंगे। तो इन्हीं से बनते हैं गुणसूत्र, तो यही गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि केंद्र के अंदर कौन सी संरचनाएं हैं जो गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं, तो क्रोमेटिन ही गुणसूत्र निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम फॉर्मेशन करते हैं। इस पॉइंट को आपको मैं हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। तो क्रोमेटिन केंद्र के अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहते हैं दोस्तों। और ये क्रोमेटिन क्या करता है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है, और गुणसूत्र ही आपस में जुड़ जाते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर ही फिर डीएनए बनता है। तो एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना, देखो सबसे पहले कोशिका में बना केंद्र। ठीक है, केंद्र बना कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस बना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर बनी धागे जैसी संरचनाएं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर धागे की समान संरचनाएं, क्रोमेटिन बनी। भाई क्रोमेटिन बनी, ठीक है, क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन है ये क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमेटिन क्या बनाते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं क्रोमेटिन। गुणसूत्र जो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं कि भाई लड़का होगा या लड़की, है ना। तो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर ही पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्रों के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है, आप बताकर चलते हैं, जीन। और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, जीन। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस चलता है केंद्र के अंदर। तो कोशिका के अंदर केंद्र होगा, और केंद्र के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होंगी जो गुणसूत्र बनाएंगी, और गुणसूत्र से डीएनए होगा गुणसूत्र के अंदर, और डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट होंगे जिनको हम जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, यही आपका आनुवंशिक पदार्थ है। यही जीन आपका आनुवंशिक पदार्थ या जीन होते हैं आनुवंशिकी की इकाई, मतलब मम्मी पापा से ये जीन आपके अंदर जाते हैं। इन जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। पेपर में पूछा जाता है कि जेनेटिक्स की यूनिट किसको कहते हैं, तो इनको कहा जाता है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। मतलब ये जीन ही है जो आपके जैसे मम्मी पापा का कलर है, मम्मी पापा गोरे तो बच्चे भी गोरे होंगे, तो जीन पर ही आपके ये सारे लक्षण होते हैं। कोई मम्मी पापा को बीमारी है तो वो बच्चों में जाती है जीन के द्वारा, मम्मी पापा की आंखों का रंग जीनों के द्वारा जाएगा, मम्मी पापा के बालों का रंग, मम्मी पापा की हाइट, मम्मी पापा के त्वचा का कलर, या जितने भी मम्मी पापा के ऐसे लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं वो जीन ही ट्रांसफर करते हैं। तो जीन को कहते हैं आनुवंशिकी की इकाई। ठीक है, और डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, मम्मी पापा का डीएनए तुम्हारे डीएनए से या तुम्हारा डीएनए मम्मी पापा के डीएनए से जरूर मैच खाता है। ठीक है, तो डीएनए से पहचान कर ली जाती है ना कि भाई ये तुम अपने मम्मी पापा की संतान हो, ये डीएनए मैच करके आपको बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें केंद्र में होती हैं। तो जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो वो भी केंद्र से करेगी, जैसे कि मान लो ये केंद्र है ना, ये कोशिका है और इसके अंदर केंद्र, तो सबसे पहले केंद्र विभाजित होता है इस तरीके से, फिर पूरी कोशिका ऐसे डिवाइड होती है। तो पहले केंद्र डिवाइड होगा, फिर पूरी कोशिका डिवाइड होती है। तो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन भी केंद्र से होता है। रोनित मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूं बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे। तो ये आपको केंद्र के बारे में पॉइंट्स पढ़ने हैं। अच्छा अब हम आगे बात करें तो केंद्र के अंदर एक और छोटा सा ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो केंद्र में एक और छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो केंद्र से इतने पॉइंट्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम केंद्र में आपने बताया कि केंद्र के अंदर ही होता है डीएनए। अब हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताइए कि डीएनए क्या होता है। तो भाई आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए ये दोनों चीजें आपको पेपर में पूछी जाती हैं, डीएनए और आरएनए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएनए और आरएनए के कांसेप्ट को समझ लेते हैं, है ना। भाई डीएनए की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाती है पेपर में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी रहेगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा, ये कौन से एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल ये फुल फॉर्म होती है डीएनए की, पेपर में आ जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है,
हाँ भाई, तो ये फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आरएनए की क्या होती है, तो आप बताते हो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए दोनों की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। दोनों की खोज किसने करी थी, तो दोनों की खोज करी थी फ्राइडरिक मिशर ने, ठीक है, फ्राइडरिक मिशर, फ्राइडरिक मिशर। तो फ्राइडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था भाई, खोज करी थी डीएनए की, खोज करी थी डीएनए की, क्या, फ्राइडरिच मिशर, फ्राइडरिच मिशर। तो फ्राइडरिच मिशर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए और आरएनए दोनों की डिस्कवरी करी थी। दोनों की डिस्कवरी का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, फ्राइडरिच मिशर को। तो भाई आरएनए की खोज भी आपको पूछ ली जाए तो सेम बताओगे फ्राइडरिच मिशर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डिस्कवरी होगी वो इन्हीं की होगी, फ्राइडरिच मिशर की। तो दोनों सेम आपको याद रखनी है, फ्राइडरिच मिशर ने डीएनए को खोजा और फ्राइडरिच मिशर ने आरएनए को खोजा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो जिससे आप परेशान ना हो और समझ जाए चीज को, फ्राइडरिच मिशर हिंदी में उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्राइडरिच मिशर ने ही क्या किया था, डीएनए और आरएनए दोनों को खोजा था, ठीक है। समझ में आई बातें, आगे बढ़े, बताओ जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी सारे दोस्त, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएनए और आरएनए से अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हम सबसे पहला कोशिकांग पढ़ रहे हैं बेटा, केंद्र, कुछ कोशिकांग मैंने कल पढ़ा दिए थे हमने, कल की क्लास में लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं केंद्र की, केंद्र के अंदर ही मिलता है डीएनए और आरएनए, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में। भाई अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जो डीएनए होता है इसकी संरचना पूछी जाती है कि कैसी होती है डीएनए की संरचना, फिर डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो जब हम लोग डीएनए की संरचना की बात करते हैं तो डीएनए दोहरी कुंडली वाली संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना, जैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हो, ऐसा लगता है डीएनए, जैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हो। तो दोहरी कुंडली संरचना होती है डीएनए की, दोहरी कुंडलित संरचना, ठीक है, दोहरी कुंडलित संरचना। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि डीएनए कैसा है, तो डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली संरचना है। डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और इस बात को किसने बताया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई डीएनए की दोहरी संरचना होती है, ये डीएनए डबल हेलिक्स से दो रस्सियों से बना है, इस बात को किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने, है ना, वाटसन तथा क्रिक ने बताया ये बात। तो ये पूछा जाता है क्रिक ने बताया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने बताया था, तो आप बताते हो वाटसन एंड क्रिक ने। तो आप लोग बताते हो वाज गिवन, ये जो मॉडल था किसने दिया, वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए की दोहरी संरचना के बारे में बताया। जैसे कि भाई देखो ये डीएनए, ये डीएनए ऐसा लग रहा है जैसे दो रस्सियां आपस में या एक सीढ़ी हो, सीढ़ी में स्ट्रक्चर हो, तो ये होता है आप लोगों का डीएनए, है ना। तो डीएनए कैसा है भाई, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए कैसा है, दो झिल्लियों से बना है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है या दोहरी कुंडली वाली संरचना है डीएनए। एक कुंडली देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, ठीक है। एक कुंडली देखो ये दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, और एक कुंडली देखो ये रही रेड कलर वाली, ये रही रेड कलर वाली। तो डीएनए में दो रस्सियां होती है, दो कुंडलियां, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा आरएनए की बात करें तो आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए एकल कुंडली संरचना है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्त, तो आरएनए एक कुंडली से घिरी संरचना है, ये एकल संरचना होती है, एकल कुंडलित संरचना, ठीक है, एकल कुंडलित संरचना है। क्लियर, समझ में आई बात, एकल कुंडलित संरचना होती है आरएनए, ये सिंगल हेलिक्स होती है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो आपने कहा आरएनए, ठीक है, समझ में आ गई बातें। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है आरएनए, कैसी, कुछ इस तरीके की। आरएनए ऐसा होता है बेटा, सिंगल हेलिक्स। अब दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि डीएनए तो डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है। इनकी संरचना में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिफरेंस के तौर पर देखी जा सकती है, तो एक और बात याद रखना, जब हम डीएनए की बात करते हैं और आरएनए की बात करते हैं, दोनों को बनाने के लिए हमारे पास होते हैं नाइट्रोजनस बेस। डीएनए और आरएनए दोनों को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, दोनों को बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस की जरूरत होती है। मतलब अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है बेटा दो झिल्ली वाला, और अगर ये आरएनए है बेटा एक झिल्ली वाला, तो इनके ये जो हेलिक्स होते हैं, इनकी ये जो कुंडलियां हैं आपस में जो जुड़ती हैं वो कुछ नाइट्रोजनस क्षार के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो वो नाइट्रोजनस क्षार पूछे जाते हैं पेपर में। तो डीएनए को बनाने के लिए भी नाइट्रोजनस क्षार की जरूरत होती है, नाइट्रोजनस क्षार, है ना। तो कौन से क्षार है जो डीएनए में पाए जाते हैं, तो आप बताते हो नाइट्रोजनस क्षार। दोनों के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस क्षार दोनों में पाए जाते हैं, आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। अच्छा मैम नाइट्रोजनस क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो नाइट्रोजनस क्षार दो तरीके के होते हैं। डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए दो तरीके के नाइट्रोजनस क्षार चाहिए। एक होते हैं प्यारे दोस्त आप बताते हो पिराब प्यूरिन, एक होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन्स पेपर में पूछ लेता है कि प्यूरिन्स क्या है, तो प्यूरिन्स नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। और मैम दूसरे होते हैं पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन, दूसरे होते हैं भाई पायरिमिडीन, ठीक है। तो दूसरे जो नाइट्रोजनस क्षार हैं वो होते हैं पायरिमिडीन। तो डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए दो तरीके के नाइट्रोजनस क्षार चाहिए, प्यूरिन और पायरिमिडीन। सेम यहाँ पर भी दो होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी दो होते हैं, एक हो जाएगा प्यूरिन, क्लियर, यहाँ पर भी हो जाएगा प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, क्लियर। प्यूरिन्स यहाँ पर भी मिलेंगे और पायरिमिडीन भी यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, पायरिमिडीन यहाँ पर भी मिलेंगे। फिर मैम दोनों में अंतर क्या होगा, पायरिमिडीन, तो दोनों में अंतर क्या होगा, तो भाई अंतर दोनों में अब आपको दिखाई देगा। डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो सेम होते हैं, यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर भी दो है प्यूरिन और पायरिमिडीन, यहाँ पर भी दो है प्यूरिन और पायरिमिडीन। फिर मैम दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, डीएनए की, तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए की संरचना के लिए जो प्यूरिन होते हैं वो होते हैं प्यारे दोस्त, पहले समझ लो कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जब हम लोग प्यूरिन की बात करते हैं ना तो प्यूरिन दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडेनिन, एडेनिन, है ना, एडेनिन, एक तो हो जाता है एडेनिन, हिंदी में भी बोलते हैं एडेनिन, और मैम एक हो जाता है ग्वानिन, ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, तो आप बताओ कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये नाइट्रोजनस क्षार है। कौन से नाइट्रोजनस क्षार है भाई, प्यूरिन्स के पार्ट होते हैं, ये प्यूरिन्स के पार्ट हैं दोस्तों, ठीक है। और जो दूसरा था पायरिमिडीन, मैम इसमें क्या होता है, तो पायरिमिडीन जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। पायरिमिडीन कौन कौन से हैं, दो तरीके के होते हैं, ये पायरिमिडीन दो तरीके के कौन कौन से हैं, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, एक होता है भाई साइटोसिन, साइटोसिन, और दूसरा हो जाता है थाइमिन, दूसरा हो जाएगा दोस्त थाइमिन। तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए थाइमिन, दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक तो प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन। अब जब डीएनए की संरचना बनती है तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ जाकर जुड़ता है। अब कौन सा प्यूरिन कौन से पायरिमिडीन के साथ, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो ये सीक्वेंस बनता है, यानी ए डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ जुड़ेगा, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थाइमिन, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो होगा जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं आपस में दोनों। तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं, एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ते हैं, तब जब डीएनए का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि भाई दोस्तों ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, इस तरीके से दो हेलिक्स होते हैं डीएनए में, है ना, दो हेलिक्स होते हैं डीएनए में। तो ये इस तरीके से क्या है डीएनए है। अब ये डीएनए के जो दोनों हेलिक्स हैं ये जो आपस में जुड़ रहे हैं ये किससे जुड़ते हैं, ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडेनिन होगा थाइमिन के साथ, और यहाँ पर ग्वानिन होगा साइटोसिन के साथ, फिर थाइमिन होगा एडेनिन के साथ, फिर साइटोसिन होगा ग्वानिन के साथ, फिर यहाँ पे एडेनिन थाइमिन के साथ, और फिर यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो मतलब इन दोनों का यही कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से। मतलब हमेशा एडेनिन जब भी डीएनए की संरचना बनेगी तो हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ होगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो आपको बीच बीच में बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे तीन बॉन्ड है, ठीक,
यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पर 2 है, तो ये बॉन्ड कौन से होते हैं? तो इनके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बंध है दोस्त, क्या है? हाइड्रोजन बंध। तो डीएनए और आरएनए को बनाने में जो बॉन्ड इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बातें? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर? इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपका डीएनए का संरचना हो गया। अब आरएनए की संरचना में कैसे होता है? भाई आरएनए की संरचना में तो यही सेम नाइट्रोजनस बेस आरएनए में भी मिलेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर वही पेपर में आ जाता है। तो आइए बात करते हैं आरएनए की संरचना की। तो जब हम लोग आरएनए की संरचना की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, बिल्कुल सेम यही दोनों मिलेंगे, प्यूरिन होगा, प्यूरिन होंगे प्यारे दोस्त, और पायरिमिडीन होंगे। तो भाई प्यूरिन हो जाते हैं और पायरिमिडीन हो जाते हैं, पायरिमिडीन, ठीक है, प्यूरिन हो गए, पायरिमिडीन हो गए। यहाँ पर भी ये दोनों मिलेंगे आपको आरएनए की संरचना में भी, लेकिन अंतर ये होगा कि यहाँ पर जो प्यूरिन होंगे वो तो वही होंगे, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन होगा जिसको हम ए से लिखते हैं, एडेनिन, एडेनिन होगा, ठीक है, और दूसरा गुआनिन होगा जिसको हम जी से लिखते हैं, गुआनिन, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन, ये होगा। ये दोनों तो सेम थे, ये दोनों तो डीएनए में भी थे मैडम, एडेनिन और गुआनिन, ये तो डीएनए में भी थे, बिल्कुल थे, देखो ये रहे एडेनिन और गुआनिन, सेम ये डीएनए में भी थे, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़िए। मैम पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में यहाँ पर अंतर होता है। यहाँ पर जो पायरिमिडीन होंगे एक तो वही होगा साइटोसिन जो डीएनए में भी था, साइटोसिन, ठीक है, एक तो ये होगा साइटोसिन जो डीएनए की संरचना में भी होगा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यूरेसिल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। अब जो होगा दूसरा वो यूरेसिल होगा। तो अब जो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ये साइटोसिन के साथ पायरिमिडीन होता है, ये यूरेसिल होता है, यूरेसिल। अंतर ये है कि यहाँ पर डीएनए में थाइमिन था, यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है आकर। कौन जुड़ जाता है भाई? यूरेसिल, यूएसए लाकर जुड़ जाता है। देखो एक बार, देखो ध्यान से, यहाँ एडेनिन है, यहाँ गुआनिन है, बिल्कुल सही डीएनए की तरह। यहाँ साइटोसिन है लेकिन यहाँ आ गया यूएसए। ये चेंज है, ये परिवर्तन है आरएनए में। देखो डीएनए को, डीएनए की संरचना में यहाँ पर क्या था? थाइमिन था, थाइमिन। बाकी एडेनिन गुआनिन सेम है बिल्कुल, साइटोसिन सेम है, लेकिन यहाँ डीएनए की संरचना में क्या था? थाइमिन, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से करते हैं, एडेनिन को ए से और गुआनिन को जी से करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम है, 1 2 3, ये तो 3 सेम है आरएनए में भी, अंतर है इसके अंदर। डीएनए की संरचना में यहाँ थाइमिन है जबकि आरएनए की संरचना में यहाँ यूरेसिल। तो जब आरएनए बनता है इस तरीके से, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, इसके अंदर जब आप लोग देखोगे तो एडेनिन के साथ यहाँ यूरेसिल मिलेगा, ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन सेम मिलेंगे, है ना, यूरेसिल के साथ एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन सेम मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है आरएनए की संरचना। मैम आरएनए क्या काम करता है? आरएनए का काम होता है दोस्तों प्रोटीन बनाना। अब इनका काम भी बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये डीएनए और आरएनए से फैक्ट आपको पढ़ने हैं। चलो अब दोनों का काम देख लेते हैं कि डीएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है। तो जब हम लोग डीएनए के काम की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग डीएनए के फंक्शन की बात करते हैं, तो जो डीएनए होता है ना, इसका काम क्या होता है? तो डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए हमारा क्या होता है दोस्त? आनुवंशिक पदार्थ। मम्मी पापा से मिला है, आनुवंशिक पदार्थ है ना। डीएनए हमारा क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। पेपर में आता है कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर? यानी कि डीएनए के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? भाई माता पिता की पहचान करते हैं। जैसे कोई बच्चा खो गया है, अब वो बच्चा मिला है तो पुलिस स्टेशन में 2 लोग खड़े, 4 लोग खड़े हैं, दो पति पत्नी कह रहे हैं ये बच्चा हमारा है, अब दूसरे पति पत्नी कह रहे हैं ये बच्चा हमारा है, अब दोनों बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं ये बच्चा हमारा है। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोर्ट में जाएगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा कि इस बच्चे का माता पिता का डीएनए टेस्ट करो, इस बच्चे का डीएनए जिससे भी मिलेगा वही इसके असली माता पिता है। तो मतलब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। तो डीएनए के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपराधी की पहचान भी करते हैं, है ना, अपराधी और बालक की पहचान, अपराधी तथा पितृत्व पहचान, पितृक पहचान करते हैं, मतलब माता पिता से बच्चे की पहचान, पितृ पहचान कहलाती है। तो डीएनए से हम लोग ये करते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल की पहचान करते हैं। मौका वारदात पर जो एविडेंस मिलते हैं उनकी जांच की जाती है ना। कोई बाल मिला है किसी का, उस बाल का डीएनए टेस्ट कराता है अपराधियों के, जिस पर शक होता है उसके डीएनए से मिलाया जाता है, ठीक है। डीएनए आपके नाखून में भी, आपके बालों में भी, आपके कपड़ों में भी आ जाता है डीएनए। जो कपड़े पहन रहे हैं ना, इनसे इनसे हमारी स्किन चिपके हुए, हमारी स्किन से, तो इन पर भी डीएनए का सैंपल आ सकता है। तो डीएनए आपके शरीर की हर कोशिका में है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल एंड पेरेंट, पेरेंट। तो जब हम लोग डीएनए की पहचान करते हैं या अपराधी की पहचान करते हैं तो इस टेक्निक को किस नाम से जानते हैं? तो इस तकनीक को हम लोग, ये जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब जब हम अपराधी की पहचान करते हैं ना, डीएनए मिलाकर या डीएनए से किसी माता पिता की पहचान करते हैं तो इस टेक्निक को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? डीएनए अनुलिपीकरण, अनुलिपीकरण, ठीक है, डीएनए अनुलिपीकरण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टेक्निक की खोज किसने करी थी पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने खोजा था? इस टेक्निक की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आप बताते हो कि इस टेक्निक की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी एलेक ज़ेफरी ने। किसने? एलेक ज़ेफरी, ठीक है, एलेक ज़ेफरी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो आप लोग बताओगे एलेक ज़ेफरी, एलेक ज़ेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज करी थी। तो ये पूछा जाता है आपको पेपर में, है ना। हाँ जी बेटा, आपके बालों में भी है डीएनए, ठीक, जो बालों की जड़ें हैं, इसीलिए तो फोरेंसिक लैब वाले जाते हैं ना मौका वारदात पर, एक एविडेंस को वो बड़े आराम से उठा उठाकर, हाथ भी नहीं लगाते, पिन से उठा उठाकर, फोर्सेप्स से उठाकर इकट्ठा करते रहते हैं पॉलीथीन में। कहीं खून के धब्बे मिले उनको भी क्लच कर ले आते हैं वो, उनसे भी पहचान हो जाती है कि ये किसका ब्लड है या यहाँ पर कौन आया होगा। जो संदिग्ध होते हैं, जिन पर हमें क्या होता है, सस्पेक्ट होते हैं, जिन पर हमें शक होता है, तो उनके डीएनए की जांच की जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा आरएनए क्या करता है मैडम? आरएनए क्या करता है? तो आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाता है। आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो आरएनए करता है प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो केंद्र के बारे में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब आ जाओ फटाफट से बात करते हैं अगले कोशिकांग की। अब फटाफट से बात करेंगे अगला कोशिकांग। दूसरे नंबर पर आज की क्लास में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है सूत्री कणिका, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। तो ये क्या है? इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं सूत्री कणिका की, तो ये भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक मुख्य कोशिका है। इसकी भी डिस्कवरी आपको पूछी जाती है। इसकी जो खोज करी थी वो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने दोस्तों? कोलिकर ने, ठीक है। तो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया? ये पूछ लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे प्यारे दोस्तों बेंडा। कौन थे? बेंडा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था? तो बेंडा ने। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? बायोब्लास्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? बायोब्लास्ट। तो आप बताओगे ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन। तो ये तीनों साइंटिस्टों के नाम माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी भाई? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने लिया था? बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? ऑल्टमैन ने। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे कि इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं बेटा, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह कहलाता है? तो आप बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताकर चलोगे नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि पूरी कोशिका की जो ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है ना। अब किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। तो बताओगे कि यहाँ एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है ना, ऊर्जा संचित होती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, मैं समझाऊंगी, अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन आता है कि कोशिका के किस भाग में एटीपी यानी ऊर्जा का संचय होता है ना, इन विच पार्ट ऑफ अ सेल एटीपी आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप बताते हो कि यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं बात आती है कि एटीपी क्या होती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं बच्चा तो खाने से ऊर्जा बनती है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, वो एनर्जी हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी के रूप में बदल जाती है। और यही एटीपी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। जब आपकी कोशिका कोई भी काम करती है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस दौरान ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को एनर्जी, ये एटीपी कोशिका को एनर्जी देती है। तो बात करते हैं कि मैम ये
होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एटीपी क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में, है ना। मैम फुल फॉर्म बेटा बिल्कुल ना फुल फॉर्म बताऊंगी, एटीपी के बारे में बता दूं तो भाई आ जाओ एटीपी। एटीपी जो होते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ लिख देती हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, यही हिंदी में रहेगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट, तो ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। समझ में आई फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। अच्छा मैम एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है एटीपी को, तो आइए एटीपी के बारे में बात करते हैं। एटीपी, एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग कहोगे कि इन्हें कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा, ठीक है। कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा सिक्का, ठीक है। ऊर्जा सिक्का कहा जाता है, ऊर्जा सिक्का या इकाई, ऊर्जा इकाई कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा इकाई कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग हैं जिन्हें हम कोशिका का ऊर्जा इका या ऊर्जा इकाई के नाम से जानते हैं, तो एटीपी को कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे दे नोन एज, इनको क्या कहते हैं भाई, दे नोन एज एनर्जी कोइन, एनर्जी कोइन बोल देते हैं, और एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, और एनर्जी यूनिट, एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, इनको क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा इक्का या कोशिका की ऊर्जा इकाई के नाम, सिक्का या कोशिका की एनर्जी यूनिट ऊर्जा इकाई के नाम से जानते हैं इनको, क्योंकि यही आपकी कोशिका के अंदर आपकी कोशिका को ऊर्जा देती है एटीपी, और एटीपी कहां बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, और एटीपी की फुल फॉर्म आती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा इकाई कहते हैं, एनर्जी कॉइन या एनर्जी आप लोग बताते हो यूनिट, कई जगह एनर्जी करेंसी भी लिखा सकता है, करेंसी कॉइन एक ही बात है ना। अब चलते हैं आगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, ये ऐसा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है। अभी मैंने बताया डीएनए तो केंद्र में है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए यहाँ भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग बताओगे कि सूत्री कणिका में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है सूत्र कणिका, सूत्र कणिका में स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए पाया जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा कोशिका, अब ये कल भी चलेगा आप लोगों का, ये इतना बड़ा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज यहाँ से पूछ ली जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। तो आइए बात करते हैं कि सूत्री कणिका में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिका ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बताऊंगी और भी है, तो लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ऑन डीएनए, इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। समझ में आ गई बात, राइबोसोम क्लियर। मैम ये कब खत्म होगा बेटा, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको ये लिया है, ठीक है। चलो 99% चांसेस होते हैं चैप्टर से क्वेश्चन आने के एग्जाम में, और देखिए ना आएगा जरूर, ठीक। चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम है। अब समझना माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो दिखाती हूँ, कैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम लोग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर एनर्जी देता है ना। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इसके पास खुद का डीएनए, तो आपको नजर आ रहा है देखो, ये रहे इसके डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, और मैम इसके पास खुद के राइबोसोम भी है, देखो ये रहे, लेकिन ये राइबोसोम छोटे वाले होंगे 70s वाले, जो आप कल की क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, जो आप कल की क्लास में पढ़ चुके हो। एक सेकंड देना भाई, है ना। चलो तो अब बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम भी होते हैं 70 वाले, कल आप लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आपको पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर आपको उंगली की जैसी संरचनाएं दिखनी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये रही, ये रही, ये उंगली की जैसी संरचना क्या होती है, क्रिस्टी होती है, इनको कहते हैं हम लोग क्रिस्टी, इनको क्या कहते हैं दोस्त, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ उंगली की जैसी संरचना होती है, जैसे आपके हाथों में उंगली होती है ना, आपके हाथों के अंदर क्या होती है, उंगलियां, आपकी फिंगर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है। और ये दो झिल्ली से गिरा है, ये तो मैंने आपको बताया है, दो झिल्ली वाली कोशिका, एक झिल्ली वाली कोशिका को आपने कराई थी जब मैंने आपको कैरोटिक कोशिका कराई थी, ठीक है। समझ में आई बातें। तो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा अगर मैं कोई कोशिका की बात करूं, मान लीजिए ये कोशिका है दोस्तों, है ना। अब इस कोशिका के अंदर तीन ऐसी जगह है जहां डीएनए मिलता है। एक तो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र जो होता है इसके अंदर डीएनए है, एक तो मैंने बताया यहाँ है डीएनए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक आपने अभी भी पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर होता है डीएनए, बिल्कुल आपको अभी भी मैंने बताया। और एक होता है दोस्तों हरित लवक में, अगर ये प्लांट, अगर ये पादप कोशिका है तो इसमें पाए जाते हैं हरित लवक, है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है डीएनए। तो एक कोशिका के अंदर तीन ऐसे कोशिकांग हैं जहां डीएनए पाया जाता है, और ये तीनों कोशिकांग दो झिल्ली से घिरे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो आपको कभी भी पूछे कि कौन सी जगह है जहां पर डीएनए होता है, तो एक तो आपने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया में बताया सूत्री कणिका, ठीक है। एक और आपने पढ़ लिया न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था अभी न्यूक्लियस। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं इसको, हरित लवक, या तो हरित लवक लिखा जाएगा या लवक लिखा सकता है या केवल लवक लिखा सकता है। तो तीन ऐसी जगह है जहां पर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो तो भैया अब बात करते हैं फिर से इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम फिर से चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताई ये चीजें, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट की कि वाईवीएस श्वसन कहां होता है, तो आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये लिख लीजिएगा कि वाईवीएस श्वसन, जब कोशिका वाईवीएस श्वसन करती है तो वाईवीएस श्वसन सूत्री कणिका में होता है, सूत्र कणिका में होता है। एक कोशिका में जो वाईवीएस श्वसन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसी में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस हियर, ठीक है, टेक प्लेस हियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वाईवीएस श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, चलिए भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले कोशिकांग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तीसरे नंबर का कोशिकांग लवक, तीसरे नंबर का कोशिकांग होगा लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड। तो भाई बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड की खोज किसने करी थी, तो हम लोग बताएंगे हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। लवक को किसने खोजा था भाई, तो लवक की जो डिस्कवरी हुई थी वो करी थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, हैकल ने, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं हैकल ने, किसने डिस्कवर किया था दोस्तों, हैकल, हैकल नाम के साइंटिस्ट ने लवक को डिस्कवर किया था, ठीक है, हैकल। तो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लवक को। अच्छा मैम जो लवक होते हैं किसमें होते हैं, तो बताओगे कि ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आप बताते हो लवक, ठीक है। प्लास्टिड हमारी कोशिका में नहीं है, एनिमल की सेल में नहीं होते, ओनली प्लांट सेल में होते हैं। तो आप बताएंगे दे या these are only found in plant cell। तो भाई दोस्तों ये केवल प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, क्लियर, क्लियर दोस्तों। मैम टाइम चेंज करना था, कितने बजे होगी बेटा, ये टाइम रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है टाइम, टाइम आपका ये रहेगा 2 बजे ही हुआ करेगी क्लास। मैथ की क्लास किस टाइम हुआ करेगी बेटा, ये वाली क्लास इसी टाइम होगी, ठीक है। इसलिए मैंने कल की क्लास में आपको टाइम नहीं बताया था, मैंने बोला था कि कल की क्लास में बता दूंगी, तो टाइम चेंज नहीं होगा, यही रहेगा टाइम, ठीक है। हां 2 बजे ही हुआ करेगी, जैसे भी होती है इसी टाइम आपकी क्लास हुआ करेगी, कोई टाइम में चेंज नहीं है, ठीक है। हां मैथ के टाइम होगी, सर आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक, क्लियर। चलो तो यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को। अच्छा चलो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारी सेल में नहीं होते, केवल प्लांट में होते हैं। तो क्या काम करते हैं प्लांट में, पौधों के अंदर क्या काम करते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि ये पादपों को, तो इनका क्या काम है पादपों में, तो ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं दोस्तों, कलर रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं, जैसे हमें रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, भाई मेलानिन नाम का पिगमेंट है जो हमारी त्वचा का रंग देता है, मेलानिन, ठीक है। और हमारे बालों को भी कलर देता है मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट
कराते हैं भाई, पौधे अपना खाना बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण से, यही कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा भोजन संचय भी करते हैं, फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं भाई, तथा भोजन संचय भी करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पादपों में लवक क्या काम करते हैं, तो देख लो इतने सारे काम करते हैं, तो देख लो भाई इतने सारे काम करते हैं, है ना, भोजन संचय करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, रंग प्रदान करेंगे, ये सब लवक का काम होता है। तो दे प्रोवाइड, आप लोग बताएंगे, दे प्रोवाइड कलर, कलर प्रोवाइड करेंगे, है ना, कलर, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण एंड फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फूड स्टोरेज, भोजन का संचय करते हैं। तो ये काम होते हैं जो लवक है इनके पौधों में, हमारे अंदर तो होते ही नहीं, है ना, हमारे अंदर तो होते ही नहीं है, इसमें होते हैं, ये होते हैं पादपों में, प्लांट में, तो प्लांट में ये काम करते हैं। समझ में आएगा बातें, क्लियर, चलिए आगे। चलिए तो अब देखो ये जो लवक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, ठीक है, लवक के प्रकार। अब हम बात करेंगे लवक के प्रकार। तो भाई लवक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं पादपों के अंदर, तो ये लवक होते हैं भाई 3 प्रकार के, आपने नाम इनके जरूर सुन रखे होंगे, ये 3 होते हैं। एक होता है हरित लवक, नाम आपने जरूर सुन रखा है, हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरे होते हैं क्या, आप बताते हो, वर्णी लवक, जिसको कहते हैं हम लोग वर्णी लवक, दूसरे हो जाते हैं भाई वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक। और तीसरे हो जाते हैं, आप बताते हो अवर्णी लवक, तीसरे हो जाते हैं भाई अवर्णी लवक, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से ये 3 तरीके के वर्णक आपको देखने को मिलते हैं पादपों, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है।